Good evening, Namaskar. A warm welcome to all the participants. Lovely greetings to all the participants. आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पीसीआर डेटा के बारे में बात करेंगे कि जो पीसीआर डेटा है, पुट कॉल रेशियो है, ये क्या होता है और इसे हम कैसे लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं, कैसे वोलेटाइल मार्केट में यूज कर सकते हैं और क्या इसकी एक्यूरेसी है। हम बैक टेस्ट भी करेंगे लास्ट 6 दिनों के डेटा को, यानी आज के डेटा को और लास्ट 6 दिनों के डेटा को लाइव बैक टेस्ट करेंगे कि अगर हम पीसीआर डेटा को फॉलो कर रहे होते और इसके बेसिस पे जो हमारे रूल्स है उसके ऊपर अगर हम लोग ट्रेड ले रहे होते लास्ट 6-7 दिनों में, तो क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे, कुछ रूल्स को समझेंगे आज के इस वेबिनार में। और ये जो टॉपिक है पीसीआर डेटा, इस टॉपिक के ऊपर मैं करीब 5-6 सालों से लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ और करीब 7-8 सालों से मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, वो सारा का सारा लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके गेन किया है। और लाइव मार्केट में प्रॉफिट लॉस सब चीज़ को देखते हुए कई चीज़ें मैंने सीखी है और उन सब चीज़ों का जो समरी है वो मैं कोशिश करूंगा कि आज के वेबिनार में आपको सिखा पाऊं, ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव कर पाएं और ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर पाएं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा है। जैसे कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं। प्राइस एक्शन अपने आप में काफ़ी हेल्पफुल है, मगर अगर हम उसके साथ सेट ऑफ डेटा यानी पीसीआर डेटा को इंक्लूड करें तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और ये मैंने लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस किया है और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इस डेटा को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करें तो आपकी एक्यूरेसी 65 से 70% तक आ सकती है। और नेट नेट जो एक ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है जनरली, कि वो ऑप्शन बायर 33% टाइम्स ही विन करते हैं और सेलर जनरली 67-70% टाइम विनर होते हैं। तो अगर हम इन थ्योरीज को, इन स्टेप्स को अगर हम एज अ बायर यूज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है एज अ बायर, वो कम से कम 67% की तरफ जा सकती है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लेवल पे एंट्री करते हैं। डायरेक्शंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है, क्योंकि ऑप्शंस में एक तो डायरेक्शन, दूसरा टाइम वैल्यू डिके का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि धीरे धीरे ऑप्शंस की वैल्यू जो होती है वो इरोड होती है, टाइम वैल्यू डिके होती है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग के लिए हमें टाइमिंग फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ऑप्शन बायर के लिए सबसे एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो हम उन चीजों पे फोकस करेंगे और क्या डिसिप्लिन हमें फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हमें लेना चाहिए, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो जो भी चीजें हैं सारा लाइव मार्केट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो वेबिनार है ये आज आप देखने के बाद, इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इनफैक्ट कल से ही आप इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि जिस दिन भी आप देख रहे हैं अगले दिन ट्रेडिंग जब से है तब से आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है, वेल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो आप इसे जब भी इस वेबिनार को आप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, आप इमीडिएट इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो आज के एजेंडा में हम बात करेंगे मेनली ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस, यानी कि जो पीसीआर का डेटा है वो डिराइव होता है ओपन इंटरेस्ट से, और ओपन इंटरेस्ट का एक चेन हमें मिलती है। इसे हम चेन इसलिए बोलते हैं कि कई सारी स्ट्राइक्स होती है और हर स्ट्राइक के डेटा को एक चेन के फॉर्म में हमें डिस्प्ले मिलता है और हम उसे देखते हैं, इसलिए हम इसे ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस बोलते हैं। ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को इंडिकेट करती है कि मार्केट में कॉल साइड में ज़्यादा डिमांड आ रही है या पुट साइड में ज़्यादा डिमांड आ रही है, और उसी के इम्बैलेंस को हम कैच करते हैं कि मार्केट में अगर सपोज कीजिए
कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो नॉर्मली प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर सप्लाई फैक्टर ज्यादा होगा किसी भी प्रोडक्ट में, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के इम्बैलेंस को हम स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करने का तरीका होता है ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस, पीसीआर के थ्रू। जब आप प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं तो प्राइस एक्शन में हम सिंपली प्राइस के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव हो रहा है, हायर हाइज बना रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, या प्राइस की कैंडलस्टिक की क्लोजिंग क्या है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स क्या है, या बार चार्ट्स हैं, या जो भी लाइन चार्ट्स हैं, जो भी चार्ट पैटर्न्स आप यूज कर रहे हैं, उसके मूवमेंट के ऊपर हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। वेयर एज जब हम पीसीआर डेटा या ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस को स्टडी करते हैं तो इसमें हम मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं। और डिमांड एंड सप्लाई जो क्रिएट होती है, कोई भी डिमांड को क्रिएट करने के लिए मनी का फ्लो होता है, और सप्लाई को भी, अगर सप्लाई भी आएगी तो मनी का फ्लो होगा। और वो कैसे होता है, अगर सपोज कीजिए मुझे एक लॉट ऑप्शंस खरीदनी है तो वहां पे कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट है एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर मुझे एक लॉट ऑप्शन बेचनी है एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू तो वहां पे ज्यादा कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पीसीआर का डेटा है या ऑप्शन चेन डेटा का, ऑप्शन चेन का जो डेटा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द मनी फ्लो, यानी कि कैपिटल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए दिस इंडिकेटर इज अ लीडिंग इंडिकेटर। प्राइस एक्शन या मूविंग एवरेजेस या आरएसआई या कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर इज जनरली अ लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि प्राइस एक्शन होने के बाद उसमें वो इंडिकेटर उसे फॉलो ऑन करता है। वेयर एज जो ऑप्शन चेन डेटा की जो इंडिकेटर है, ये एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि इसमें पहले पोजीशंस बनती है और उसके बाद उसका फॉलो ऑन मूवमेंट हमें प्राइस में देखने को मिलता है। अब ये इंडिकेटर आपको 10 में से हो सकता है 3 बार लॉस दे, बट ये मान के हम चल सकते हैं कि 10 में से 6 से 7 बार इस इंडिकेटर को अगर हम यूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और ये अभी हम जब बैक टेस्ट करेंगे 6-7 दिन, लास्ट प्रीवियस 6 ट्रेडिंग सेशन, आज से लेके प्रीवियस 6 ट्रेडिंग सेशन, तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर हम इस इंडिकेटर को फॉलो कर रहे होते तो इस वॉलेटिलिटी में भी, हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इंट्राडे में, तो इस वॉलेटिलिटी में भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। नाउ सेकेंड की टू इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या क्या हो सकता है, ट्रिक्स ऑफ पीसीआर ट्रेडिंग, एंड फिर हम क्यूएनए पे बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी आपके होंगे वो हम लेंगे। अब एजेंडा में चलने के पहले एक मीडिया अपडेट में दे दूं, आप मुझे लाइव जी बिजनेस पे देख सकते हैं, हर दिन आप देख सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे एवरी डे आप देख सकते हैं। टाइमिंग है 12:35 से 12:50 के बीच में, 12:35 से 12:50 के बीच में। आप जी बिजनेस पे हर दिन मुझे जो भी ट्रेड्स हैं, मार्केट का जो डेटा है, जो भी मार्केट में ट्रेड बन रहा है, जो व्यू बन रहा है इंट्राडे के लिए, वो इस टाइम पे आप देख सकते हैं। जो ट्रेड्स मैं दे रहा हूँ वो ट्रेड्स आप कर भी सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेड की एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। सारा का सारा डेटाबेस ट्रेड्स हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, सेम डे हर दिन 2:15 से 2:30 के बीच में आपको मैं मिलूंगा जी बिजनेस पे, और इस समय भी हम ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं जो डेटा बेस्ड होते हैं। और बाकी एक मंडे एंड वेडनेसडे, ये 2 दिन आपको शाम को 7:40 से 7:50 पे मैं मिलूंगा आपको जी बिजनेस पे। तो पूरे दिन में 2 टाइमिंग ऐसे हैं जो हर दिन हम आपको जी बिजनेस पे मिलेंगे, और बाकी वीक में 2 दिन मंडे एंड वेडनेसडे। ये प्रिडिक्शन नेक्स्ट डे की होती है 7:40 से 7:50 के बीच में, आप देख सकते हैं। अब एक बार हम कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके लॉजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पीसीआर डेटा के अंदर जाएंगे कि क्या इम्बैलेंस होता है, किस तरीके से इम्बैलेंस को हमें कैच करना चाहिए, उसके क्या ट्रिक्स हैं। तो ये एक बेसिक रूल्स के ऊपर हम सबसे पहले फोकस करते हैं। अब रूल नंबर 1 ये है, जो अब आपके हिसाब से हो सकता है आप ये चाहते हैं कि आप ट्रेड 9:15 बजे लेना चाहते हैं, 9:30 लेना चाहते हैं, या 10 बजे आप ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं। बट जो मेरी अपनी फाइंडिंग है, जो मैंने अपना रिसर्च
किया है या जो लाइव मार्केट में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 9:15 से 11 बजे के बीच में ट्रेड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि उस समय जो डेटा मार्केट में बनते हैं, वो डेटा इमेच्योर डेटा भी हो सकते हैं और वो डेटा वोलेटाइल डेटा भी हो सकते हैं और प्राइस एक्शंस भी काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। अल्टीमेट हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें मार्केट में बने रहना है और लॉस कम से कम देते हुए हमें प्रॉफिट की तरफ मूव करना है। यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, देन देन हमें कुछ प्रॉफिट बनाना है। अगर हम ये सोचें कि हमें कैपिटल्स को ऑप्शन में मल्टीप्लाई खाली करना है और हम कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ फोकस नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑप्शन मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएँगे। क्योंकि ऑप्शन की जो डिज़ाइनिंग है वो मोस्टली लॉस देने के लिए ऑप्शंस, अ, अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादातर बायर लूजिंग पोज़ीशंस पे होते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि एज़ अ बायर आप आइदर कॉल खरीद लो या पुट खरीद लो, दोनों में से आप कुछ भी खरीदेंगे, ऑप्शंस की वैल्यू डिके कर जाती है। अब एज़ अ बायर हम क्या करेंगे, अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम कॉल खरीदेंगे, व्यू बियरिश है तो पुट खरीदेंगे, दोनों में से एक इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे। और आप मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार आप देखेंगे कि कॉल बायर को भी नुकसान हो रहा है और पुट बायर को भी नुकसान हो रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का जो नेचर है, ये इस तरीके से डिजाइन्ड है कि इसमें बायर को जनरली लॉस होता है। इसलिए हमें ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है एज अ बायर। आप अगर सेलर हैं तो वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आप ट्रेड करेंगे, बट अगर आप ऑप्शंस के बायर हैं तो आपका माइंडसेट, आपका प्रोस्पेक्टिव, आप काफी केयरफुल तरीके से हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप साल के अंत में या महीने के अंत में देखेंगे तो आपका नेट नेट बैलेंस शीट, नेट नेट पीएनएल अकाउंट लॉस में होगा। अब मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें मार्केट को खुलने के बाद एक समय देना चाहिए। 9:15 से 11 साढ़े 11 बजे तक का एक ऐसा पीरियड है जिस समय मार्केट का डेटा फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग ट्रेडिंग करने की बात कर रहे हैं, जो रूल्स की बात कर रहे हैं, वो जो मार्केट में एक्चुअल हो रहा है उसे हम देख करके ट्रेड इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं। एक इस तरीके के ट्रेडर होते हैं जो कोर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं और वो ब्रेकआउट्स पे या कैंडलस्टिक्स चार्ट्स पे अपनी ट्रेड डिसाइड करते हैं। तो वो हो सकता है 9:30 भी ट्रेड ले रहे हैं या हो सकता है 9:45 भी ट्रेड ले रहे हैं, वो डेटा के ऊपर कम फोकस कर रहे हैं। तो उस तरीके के ट्रेडर, उस हिसाब से अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बट जब हम डेटा के फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम डिसीजन लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सुटेबल डेटा होना चाहिए जिसे हम एनालाइज करके अपने डिसीजंस के आउटपुट तक पहुंच सके कि हाँ, ये डेटा बना है तो इस तरीके का हमें ट्रेड लेंगे तो उसमें विनिंग पॉसिबिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। इसीलिए दैट इज व्हाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें मार्केट को करीब 1.5 से 2 घंटे देना चाहिए जब मार्केट में एक डेटा बनता है पुट कॉल का, पोजीशंस का। और उसे कैसे एनालाइज करेंगे मैं आगे बताऊंगा, बट बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि ट्रेडिंग हमें हमेशा 11:30 के बाद करना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इंट्राडे में प्रॉफिट करना, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, आपका ऑब्जेक्टिव है कि इंट्राडे में अगर मैं एट द मनी में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट निकालूं। 25 से 30 पॉइंट का मतलब हो गया कि 1500 से 2000 रुपए एक लॉट पे। और थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं लॉस कम से कम दूं, यानी कि 15-16 रुपए का मैक्सिमम रिस्क लेकर के आप 25 से 30 रुपए का इंट्राडे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, तब आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। और जनरली ऑप्शन मेरे हिसाब से ओवरनाइट के लिए ऑप्शन डिजाइन नहीं की गई है। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हो गया, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस की डिजाइन कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं है। क्योंकि कई बार ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करके भी हम लोगों ने डेटा के हिसाब से देखा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैरी फॉरवर्ड में आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं मिलता है। ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड इज अ लूजिंग गेम। आप हेजिंग करके भी कैरी कर लीजिए, आप नेकेड ऑप्शंस भी कैरी कर लीजिए, जनरली ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड में लूजिंग गेम होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑप्शन इज अ पेरिसेबल प्रोडक्ट। मतलब एक तरीके से ऑप्शन ऐसा चीज है, ये जैसे हम एक बर्फ का एग्जांपल लेते हैं। अगर बर्फ को एक प्रॉपर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बर्फ धीरे धीरे पानी की तरह पिघल जाएगा।
वैसे ही ऑप्शंस है, ऑप्शंस की लाइफ जो वीकली ऑप्शंस है उसके 5 दिन में जस्ट पानी की तरह वो पिघलता जाता है। तो अगर हमने कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन कर ली और डिजायर्ड ओपनिंग या डिजायर्ड मूवमेंट हमें नहीं मिली अगले दिन, तो ऑप्शंस की टाइम वैल्यू डिके और उसके मूवमेंट, निफ्टी के मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस में हमें काफी लॉस लग सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस मेरे हिसाब से अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। नेकेड ऑप्शंस तो कभी कैरी ही नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप हेज ऑप्शन यानी बुल बियर स्प्रेड्स कर सकते हैं, या ऑप्शंस को एज अ हेजिंग टूल आप अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज कर सकते हैं। अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं यानी नेकेड कॉल पुट में आप बेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी, तो नेकेड ऑप्शंस आपके लिए लॉन्ग टर्म में रिस्की हो सकती है। कभी कदार आपको 10-20% ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 2-4 बार प्रॉफिट मिल सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में लूजिंग हो सकता है। इसलिए ऑप्शंस मुझे लगता है, खास तौर से इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस डिफरेंट हो गया। स्टॉक ऑप्शंस आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे आपको कैरी फॉरवर्ड में ज्यादा पैसे बनते हैं कंपेयर टू इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस। अगर आप मंथली ऑप्शंस हैं तो मंथली ऑप्शंस भी कैरी फॉरवर्ड में ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है, बट अगर हम वीकली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो वीकली ऑप्शंस में बिकॉज टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा उसमें एग्रेसिव होती है और उसमें ऑप्शन राइटर्स काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए जो वीकली ऑप्शंस होती है उसे हमें इंट्राडे तक ही लिमिट रखना चाहिए, ताकि हम इंट्राडे में जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है उसे हम लेकर के निकल जाएं। और ओवरनाइट अगर आप करना चाहते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर इंस्ट्रूमेंट स्टॉक ऑप्शंस है, न कि वीकली इंडेक्स ऑप्शंस। तो फर्स्ट रूल ये हो गया कि हमें ट्रेड 10:30 बजे के बाद 11:30 के बाद करना है। सेकेंड ये हो गया कि हमें पीसीआर डेटा को देख करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। प्राइस एक्शंस आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राइस एक्शन एक अपने आप में अच्छा टूल है। इसके साथ साथ हम पीसीआर डेटा से कंफर्म करेंगे कि जो प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है, क्या पीसीआर डेटा उसे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कि पीसीआर डेटा और प्राइस एक्शन अगर दोनों मैच कर रहे हैं, तो वो ट्रेड में अगर आप एंट्री करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, विनिंग रेशियो ज्यादा होगी। इंट्राडे में टारगेट अगर हम एट द मनी कर रहे हैं तो 30 से 35 पॉइंट, और आउट ऑफ मनी कर रहे हैं तो 15 से 20 पॉइंट। 30 से 35 पॉइंट का मतलब हो गया एट द मनी में, एट द मनी जिसका डेल्टा 0.5 होता है। डेल्टा का मतलब हो गया कि 1 पॉइंट निफ्टी के मूवमेंट से ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा। तो एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है, और अगर आपने 30 से 35 पॉइंट का टारगेट रखा तो इसका मतलब निफ्टी फ्यूचर में 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट होने पे आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ मनी कर रहे हैं जिसका डेल्टा 0.3 है, तो उसमें हम जनरली 15 से 20 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, क्योंकि 60 से 70 पॉइंट के निफ्टी के मूवमेंट पे आपको 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट आउट ऑफ मनी जिसका डेल्टा 0.3 है वहां पे मिलता है। अब हम ये टारगेट क्यों इतना रखते हैं, क्योंकि जब आप 60 से 70 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, उस समय क्या होता है, प्राइस जो होता है वो अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से दूर चली जाती है और उसके रिवर्ट होने के चांसेस होते हैं, और वो जैसे ही रिवर्ट होगी ऑप्शंस में आपके टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करना ऑप्शन में जरूरी होता है, जैसे आपको वो प्रॉफिट 25-30 पॉइंट का दे रही होती है। अब रूल नंबर 4 है एंट्री को लेकर के, कि हम कहां पे एंट्री करते हैं। अब ये हम आगे डिटेल में एग्जांपल के साथ सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये इस पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे, कि हमें पीसीआर डेटा के क्या क्या ट्रिक्स हैं, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये डेटा में क्या देखना चाहिए, और इसे हम किस तरीके से लाइव इस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स में चलते हैं और आज का डेटा का एग्जांपल्स हम लेकर के समझते हैं। One minute। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको डेटा की? नॉट विजिबल।
अभी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ओके। अब ये ध्यान से इसे हम सीखेंगे, समझेंगे, और ये डेटा आपको हर दिन मस्ट देखना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो। अब इसमें देखिए, स्ट्राइक प्राइस हम सभी जानते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होती है, और कौन कौन से स्ट्राइक है ये, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइक्स का आइडिया होगा। एक एलटीपी होगी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और अभी हम जो देख रहे हैं ये कॉल साइड देख रहे हैं, ये हो गया कॉल, और फिर स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हो गया पुट साइड। यानी ये तीनों कॉलम अपना है कॉल साइड का, और ये तीनों कॉलम हो गई अपने पुट साइड की। अब जैसा एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और एक होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो भी पोजीशंस मार्केट में बनी हुई है, अगर कल पोजीशंस बनी है ऑप्शंस की, और आज जो पोजीशंस बनी है ऑप्शंस की, अगर उनको टोटल कंबाइन कर देंगे तो वो ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि पुरानी पोजीशन और आज की पोजीशन सबको मिला दें तो उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जैसे एक्सपायरी 5 दिन की होती है, तो अगर आप थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन देख रहे हैं तो पुराना जितना भी 4-5 दिनों में ओपन इंटरेस्ट बना है उस स्ट्राइक्स में, टोटल पोजीशंस इन दैट स्ट्राइक इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में बना है, COI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो भी पोजीशंस आज के दिन में मार्केट में बन रही है उसे हम बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी आज कॉल एंड पुट में जो भी एडिशन या बाइंग या सेलिंग हो रही है, तो हमारे लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेलेवेंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं आज के दिन में हमें क्या ट्रेड लेना है, और उसके हिसाब से हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में पोजीशंस बन रही है। अब ये देखना हमें कैसे है, मार्केट जैसे 9 बज के, आप देखेंगे कि 9:08 पे प्री ओपनिंग सेशन लॉक होता है। 9:08 पे प्री ओपनिंग सेशन लॉक हो जाता है, और 9:15 पे हमारी मार्केट ट्रेड होना चालू होती है। तो स्पॉट का जो भी लेवल होगा, जो भी स्पॉट का लेवल होगा, यानी मान लीजिए स्पॉट का लेवल लॉक हुआ 24,000 पे, या राउंड फिगर आप पकड़ लेंगे 24,000। अगर मान लीजिए 23,980 पे बंद हुआ तो राउंड फिगर ले लेंगे उसको 24,000 के आसपास, और वो हमारा बेस स्ट्राइक हो जाएगा। यानी वो ऐसा लेवल हो जाएगा जहां से आज मार्केट स्टार्ट हो रही है। यानी मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट से हमें इंबैलेंस ढूंढना है कि जो पोजीशंस बन रही है वो कॉल की तरफ ज्यादा बन रही है या पुट की तरफ ज्यादा बन रही है, और उस इंबैलेंस के ऊपर हम डायरेक्शन को पकड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज का डेटा है और आज का क्लोजिंग का डेटा है, अब इसे हमें लाइव मार्केट में ओपनिंग से ट्रैक करना है। अब कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए 24,000 की ये कॉल ऑप्शन है, और इसमें आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है मुझे, आप यहां देख पा रहे हैं ये ओपन इंटरेस्ट 40 लाख शेयर का दिख रहा है 24,000 में, और 24,000 की पुट में मुझे दिख रहा है 33 lakhs का। यानी कॉल में आप देखेंगे तो 40 लाख है, पुट में देखेंगे 33 लाख है। यानी पोजीशंस अगर दोनों को कंपेयर करें तो स्लाइटली कॉल्स में ज्यादा है, पुट्स में कम है, बट अगर इंबैलेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। 40 लाख और 33 लाख, केवल 7 लाख का डिफरेंस यहां पे दिख रहा है एट द मनी में। और अगर आप 24,050 में देखेंगे तो यहाँ पे 21 लाख है और यहाँ पे 12 लाख है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉल्स में पोजीशन ज्यादा है, और ऊपर भी देख रहे हैं 24,100 में 37 लाख है और ये 17 लाख है। यानी कि कॉल्स में पोजीशन ज्यादा दिख रही है कंपैरिजन टू पुट। तो अगर हम टोटल एट द मनी से 3 स्ट्राइक ऊपर और एट द मनी से 3 स्ट्राइक नीचे, यानी पुट की हमें कितनी स्ट्राइक लेनी है?
एट द मनी जो 24,000 है, ये इससे 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखना है। अब स्ट्राइक्स तो मार्केट में बहुत सारी ट्रेड हो रही है, तो हमें सारे स्ट्राइक्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम्स आप देखेंगे वो एट द मनी के आसपास ज्यादा वॉल्यूम्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और डीप आउट ऑफ मनी में जनरली वैसे वॉल्यूम्स मिलेंगे जो प्योर ऑप्शन राइटर्स हैं और या आर्बिट्रेजर्स हैं या हेजर्स हैं। तो हमें फोकस करना है एट द मनी, जहां पे मार्केट है, यहां से 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे। इसका एक और फॉर्मूला है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्राइडे है, फ्राइडे को 5 दिन टू एक्सपायरी है, 5 डेज टू एक्सपायरी है। तो आप फ्राइडे को अगर डेटा देख रहे हैं तो एट द मनी प्लस 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे देख सकते हैं, क्योंकि 5 दिन एक्सपायरी को बचे हुए हैं। अगर आप मंडे को डेटा देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन चेन का डेटा स्टडी कर रहे हैं, तो एट द मनी जहां पे लेवल लॉक हुआ है वहां से 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे, क्योंकि 4 डेज टू एक्सपायरी है। यही चीज अगर आप ट्यूसडे को डेटा एनालिसिस कर रहे हैं लाइव मार्केट में, तो सिमिलर एट द मनी से 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे देखेंगे, क्योंकि केवल 3 डेज टू एक्सपायरी है। और वेडनेसडे को 2 स्ट्राइक हो जाएगी और एक्सपायरी वाले दिन केवल एट द मनी 1 स्ट्राइक ऊपर 1 स्ट्राइक नीचे हो जाएगी। उसके अलावा बाकी स्ट्राइक्स को देखने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब एक्सपायरी वाला दिन आएगा तो उस दिन एट द मनी प्लस 1 स्ट्राइक ऊपर और 1 स्ट्राइक नीचे ही देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्ट्राइक्स देखेंगे तो वहां पे प्रीमियम्स भी नहीं होंगे। और ऑप्शन राइटर्स, कई ऐसे राइटर्स होते हैं जो 2-2 रुपए में, 3-3 रुपए में बहुत ज्यादा प्रीमियम्स को बेचते हैं। और उस केस में कई रिटेल ट्रेडर्स भी ऐसे हैं जो इस तरीके की स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व हैं। तो वो वाली स्ट्राइक्स उतनी रेलेवेंट हमारे लिए नहीं होगी, इसलिए ये फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं कि डेज टू एक्सपायरी जितनी बची हुई है उतनी स्ट्राइक्स आप अपने कैलकुलेशंस में ले सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में इसे इंटू 2 करना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, तो वहां पे आपको स्ट्राइक्स हमेशा ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि वहां पे जो वॉल्यूम्स हैं वो आउट ऑफ मनी में ज्यादा देखी जाती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि स्ट्राइक का सेंटर पॉइंट क्या रखना है जहां पे मार्केट खुल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्राइक का जो सेंटर है वो आप सही सेलेक्ट करें। अगर आप सेंटर सही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका पीसीआर प्रॉपर नई कैलकुलेशन मिलेगी। और सेंटर सेलेक्ट करने के लिए मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग से ही सारा ट्रेडिंग होगा। जो मार्केट खुलता है उसके बाद से ही सारे लेवल्स बनेंगे। तो इसलिए बेस प्राइस बेस स्ट्राइक निकालेंगे हम, और उसके बाद डेज टू एक्सपायरी के हिसाब से हम अपना नंबर ऑफ स्ट्राइक्स ले लेंगे। और उसके बाद फोकस करेंगे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे जब हम फोकस करेंगे तो यहां पे 2 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारी एट द मनी क्या कर रही है, एट द मनी हमारी क्या कर रही है। और यहाँ पे एट द मनी ये हो गई जहां पे हमारा मार्केट खुला है। ये जो बेस स्ट्राइक हो गई ये क्या कर रहा है, और ये टोटल क्या कर रहा है। टोटल का मतलब हो गया कि ये टोटल 7 स्ट्राइक, 7 स्ट्राइक का सम। 2 चीज पे ध्यान रखना है, एट द मनी क्या कर रहा है और ये टोटल क्या कर रहा है। अब एट द मनी का आप इंबैलेंस निकालेंगे तो कॉल्स में 40 लाख की पोजीशन है और पुट में 33 लाख की पोजीशन है। इसका मतलब अगर आप एक तराजू की तरह देखें तो कॉल में 40 केजी का वेट है और पुट में 33 केजीज का वेट है। जस्ट लाइक ओपन इंटरेस्ट, पुट में 33 लाख है और कॉल में 40 लाख है। तो जिसमें वजन ज्यादा होगा वो जनरली क्या होगा, नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां पे वजन ज्यादा है। आप ऐसे समझे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर कॉल नीचे जाएगी तो क्या होगा, पुट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जस्ट लाइक अ बैलेंसर, जस्ट लाइक अ तराजू, आप इसे एक इमेजिनेशन की तरह सोचें कि कॉल है, ये कॉल है और ये पुट है। कॉल में मेरा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वेट कितना है, 40 किलो का वेट है, इधर 40 केजीज का वेट है, और इधर एट द मनी में और इधर 33 केजी का वेट है। तो जिधर वेट ज्यादा है वो नीचे की तरफ जाएगा, और वो अगर कॉल नीचे की तरफ जा रही है तो पुट ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें क्या करना है, पुट पे फोकस करना है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखने की चीज है कि वेट का फर्क कितना है। अगर मान लीजिए यहाँ 40 केजी है और यहाँ 33 केजी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि कॉल में
80 केजीज है, 80 केजीज यानी 80 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में केवल 20 किलो है यानी 20 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर इस तरीके का इंबैलेंस है, इतना डीप इंबैलेंस है, तो इस केस में कॉल ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी और पुट ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगी। बट अगर आज के दिन जैसा देखेंगे कि इंबैलेंस थोड़ा कम है, यानी कि कॉल साइड में 40 केजी है और पुट साइड में केवल 33 केजी है, तो इस केस में थोड़ा इंबैलेंस कम होने के कारण मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे कॉल नहीं जाएगी या बहुत ज्यादा ऊपर पुट नहीं जाएगी। ये इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया एट द मनी को एनालाइज करने का तरीका, और इसके साथ हमें टोटल को देखना है कि टोटल भी क्या कर रहा है। अब टोटल में आप देखेंगे तो टोटल में कॉल साइड में मेरे पास है 1,28,00,000, ये कॉल साइड है 1,28,00,000 और पुट साइड में है 92 लाख। पुट साइड में है 92 लाख। तो ये एक तरीके का इंबैलेंस हमें दिख रहा है, और हमें ये दिख रहा है कि कॉल में वेट ज्यादा है और पुट में वेट कम है। तो इससे कंक्लूजन हमें क्या मिला, आज हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें कॉल खरीदना चाहिए या पुट खरीदना चाहिए? जिसमें वजन ज्यादा है, कॉल में वजन ज्यादा है, पुट में वजन कम है, तो क्या हम खरीदेंगे? हम खरीदेंगे पुट ऑप्शंस, करेक्ट। तो इससे ये क्लियर हो गया कि क्या हमें लेना है। भाई मार्केट की डायरेक्शन निकालने के लिए अगर मार्केट में क्या तो तेजी होगी या मंदी होगी, अगर हमें तेजी का डेटा मिल रहा है यानी कि तो हम कॉल खरीदेंगे, और मंदी का डेटा मिल रहा है तो हम पुट खरीदेंगे। और डेटा क्या मिल रहा है, डेटा इंबैलेंस क्या बता रहा है। अल्टीमेटली सिंपल तरीके से हमें यही पकड़ना है कि इंबैलेंस क्या बता रहा है। अगर आप इस डेटा को से 9:20 पे देखेंगे तो ये डेटा छोटा होता है, उस समय ओपन इंटरेस्ट कम होगा, पोजीशंस बन रही होगी, इसलिए ये रिलायबल उस समय डेटा नहीं होता है। और डेटा मान लीजिए आप 10 बजे इस डेटा को देख रहे हैं, तो हो सकता है पोजीशंस कम होने के कारण डेटा चेंज भी हो जाए, क्योंकि उस समय तो पोजीशंस बन रही होती है। तो एक इसलिए हम साइजेबल टाइम देते हैं कि साइजेबल ओपन इंटरेस्ट बन जाए, कम से कम 30-40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ आ जाए, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनका कैपिटल इन्वॉल्व हो जाए मार्केट में। अब आप अगर से 9:45 पे ट्रेड कर रहे हैं और उस समय ये डेटा देख रहे हैं, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि 9:45 पे डेटा देख के मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड गलत हो गया, तो उस समय क्या होता है कि कमिटमेंट मार्केट में कैपिटल का कम होता है, क्योंकि उस समय मार्केट खुलती है, पोजीशंस बनती है, थोड़ी पोजीशंस बन रही है, एफआईस की पोजीशंस उस समय नहीं बनी होगी, प्रोप्राइटरी फंड्स की नहीं बनी होगी, कई सारे रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस बनना बाकी होगी। तो कमिटमेंट ऑफ फंड्स मार्केट में कम होने के कारण डेटा, अगर आप अर्ली ट्रेड करेंगे तो वो बेसिकली चेंज भी हो सकता है। और अगर आप मिड मार्केट में ट्रेड करेंगे, अगर 11:30-12 बज गए यानी मिड ऑफ द मार्केट आ गया, यानी 2-3 घंटे हो गए, मिड ऑफ द मार्केट आ गया, तो कमिटमेंट मार्केट का जो मनी कमिटमेंट है चारों तरफ से, वो मार्केट में कमिटेड हो चुकी है कैपिटल, फिर आप उसको देख करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये बेसिकली हम समझ गए कि ये इंबैलेंस हमें देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये इंबैलेंस आपको 10 में से 6 से 7 बार प्रॉफिट देगी, या आपको लॉस होने से काफी हद तक बचाएगी। आप इसे ट्रायड मतलब टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं 5-6 सालों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और अगर ये कॉन्सेप्ट वाकई में काम नहीं कर रहा होता तो शायद इस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ चुके होते, और अभी तक बार बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग टेक्निक, जो मुझे ऐसा लगता है कि हर ऑप्शन बायर को अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप अगर इसे इंप्लीमेंट करते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि इम्बैलेंस को देखना है, बेसिकली डेटा का इम्बैलेंस क्या है, ऑप्शन चेन के डेटा का इम्बैलेंस। और इसमें मेन ट्रिक है बेस स्ट्राइक सिलेक्शन। कौन से स्ट्राइक को आप बेस मान रहे हो, जैसे आज हम लोगों ने 24,000 का बेस लिया है, इसमें एक मन में क्वेरी ये होगी कि मान लीजिए प्री ओपनिंग 9:08 पे लॉक हुआ, जैसे आज के दिन में लॉक हुआ था 23,950 के आसपास, बट जब 9:15 पे मार्केट खुली तो वो खुलते ही 24,050 हो गई। तो इस सिचुएशन में आपको जो स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है उसमें थोड़ा सा जजमेंटल व्यू आपको लेना होगा कि जिस लेवल पे फर्स्ट ट्रेड होना चालू हुआ मार्केट 9:15 पे, आप
वो लेवल के आसपास का लेवल को एज अ बेस प्राइस लेंगे, क्योंकि 9.8 की लॉक प्राइस और 9.15 के ओपनिंग में अगर मेजर डिफरेंस आ गया तो 9.15 पे जब मार्केट में फर्स्ट टिक लगी, फर्स्ट ट्रेड हुआ, तो उस समय का जो मेन बेस प्राइस होगा उसको राउंड ऑफ करके आपको मेन स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, और वहां से फिर 3 स्ट्राइक ऊपर या 3 स्ट्राइक नीचे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन चेन का डेटा को देख सकते हैं। क्लियर? तो इससे इससे हम हमारे अभी दो रूल्स क्लियर हो गए। एक तो क्यों हम 11 साढ़े 11 के बाद ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि डेटा हमें एम्पल डेटा चाहिए, सफिशिएंट डेटा चाहिए टू एनालाइज। सेकेंड, कि पीसीआर डेटा क्या होता है, इसे हम पीसीआर क्यों बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो क्यों बोलते हैं, पीसीआर डेटा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीसीआर पुट कॉल और रेशियो, तो ये बना कैसे, जैसे अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया 80 लाख डिवाइडेड बाई कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 20 लाख। तो अगर आप पीसीआर निकालते हैं तो ये लेस देन 1 आ जाएगा, यानी 80 लाख डिवाइडेड बाई 120, तो वो 0.8 के आसपास आएगा पीसीआर, यानी पीसीआर इज लेस देन 1। तो अगर पीसीआर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉल की पोजीशन ज्यादा है, पुट की पोजीशन कम है, इसलिए पीसीआर की वैल्यू लेस देन 1 है। और लेस देन 1 होने का मतलब हो गया कि मार्केट ओवरऑल वीकनेस की तरफ है। अब कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि पीसीआर का डेटा एकदम बराबर है, मतलब अभी ये 2-3 दिन पहले हुआ था जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, अभी हम बैक टेस्टिंग में उसको देखेंगे कि पीसीआर का डेटा 1.07 था थ्रू आउट द डे। तो 1.07 का मतलब क्या हो गया कि कॉल की पोजीशन, पुट की पोजीशन दोनों बिल्कुल बराबर है, यानी जो आपका तराजू है, इधर भी वेट 40 किलो का है और इधर भी वेट 40 किलो का है, या 39 केजीज का है। अगर इस तरीके से है तो वो पूरे दिन मार्केट एकदम साइडवेज ट्रेड होती रही और टाइम वैल्यू डिके हो गया। तो एज अ ऑप्शन बायर, जब ऐसी कंडीशन है कि दोनों तरफ इक्वल वेट है, तो उस केस में हमें यह ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है और हमें केवल इंबैलेंस में ट्रेड करना है, और हमें थीटा डीके से बचना है जब मार्केट का डेटा बिल्कुल बैलेंस डेटा है। तो बेसिकली डेटा, 3 तरीके का डेटा हमें देखने को मिलेगा। एक डेटा मिलेगा जो पॉजिटिव डेटा है, यानी पीसीआर ग्रेटर देन 1 है, वो हो गया बाई साइड का डेटा। पीसीआर इज लेस देन 1, यानी जैसे अभी हम देख रहे हैं 0.8 है, तो वो सेलिंग का डेटा हो गया, उस समय में पुट ऑप्शंस को ट्रेड करना है। और थर्ड मिलेगा पीसीआर इज वेरी क्लोज टू 1, तो इसका मतलब साइडवेज है मार्केट, हमें ना कॉल ट्रेड करना है ना हमें पुट ट्रेड करना है, दोनों को अवॉइड करना है एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 3 सिनेरियो बनेंगे और इस 3 सिनेरियो को हमें ध्यान में रखते हुए पीसीआर डेटा को एनालाइज करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हमें एंट्री कहां पे लेनी है, किस लेवल पे हमें ऑप्शन में ट्रेड एंट्री लेनी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। और अगर आप मेरे से ये पूछें कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा चैलेंज कहां पे आता है, तो सबसे ज्यादा चैलेंज आता है एंट्री करने में, क्योंकि डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना आसान है, आपने डेटा देख लिया, पीसीआर का इंबैलेंस देख लिया, आप तो आप ये तो समझ जाते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और वो करीब करीब 70-80% आप पकड़ सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और वो ट्रेंड पकड़ना कंपेरेटिवली आसान है। बट सबसे चैलेंजिंग काम है ऑप्शन में कि आप एंट्री किस लेवल पे करते हो एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो भी जब आप नेकेड ऑप्शन ले रहे हैं, जब आप हेजिंग ऑप्शन ले रहे हैं, बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स, तो वहां पे एंट्री करना फिर भी आसान होता है, क्योंकि आपकी हेज पोजीशन होती है। तो उस केस में थोड़ा अगर रिवर्स भी जाता है तो आपको मार्क टू मार्केट लॉस नहीं दिखता है। बट जब मैं कोर नेकेड ऑप्शंस कर रहा हूं, यानी मैं सिंपल कॉल एंड पुट को खरीद रहा हूं, और उस केस में अगर मेरी टाइमिंग गलत हो जाती है, तो आपको बाइंग करते ही एम टू एम का जो लॉस आता है वो आपको डिस्कंफर्ट देता है और एक तरीके से पैनिक क्रिएट करता है। तो हमें टाइमिंग को पकड़ना बहुत जरूरी है, और टाइमिंग में जब भी गलती करते हैं तब सही ट्रेड भी लॉस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग का, और इसे हम सबको बड़े ध्यान से फॉलो करना चाहिए, तभी हम ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हैं। और टाइमिंग के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो ऑप्शन चेन हमें क्लियर हो गया, अब हम टाइमिंग पे चलते हैं कि टाइमिंग को हमें कैसे डिसाइड करना है, कैसे फाइंड आउट करना है।
देखिए टाइमिंग के लिए आपको जहां से भी हो आपको वीवैप का डेटा मिलना चाहिए। अगर हम कोई भी प्रोफेशन है, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर ही हैं, तो डॉक्टर के पास अगर सपोज करो एक्सरे मशीन नहीं हो, या वो एक्सरे देखने का जो लाइट वाला सिस्टम नहीं हो, या उनके पास जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ना हो, इंजीनियर के पास उनके इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, या कोई भी मैकेनिक के पास भी अगर उनके इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, यानी टायर अगर पंचर हो गया गाड़ी का, तो स्क्रू खोलने के लिए हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो तो चाहिए ही। उसी तरीके से एज अ ट्रेडर, अगर मुझे ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट बनाना है या ट्रेडिंग करना है, तो आपको कुछ ना कुछ टूल चाहिए। बिना टूल के आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको रिक्वायर्ड, जो मिनिमम रिक्वायर्ड सपोर्ट के लिए जो टूल है वो आपको चाहिए, जिसमें एक तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं तो आप ऑप्शंस फिर आपको करके फायदा नहीं है। फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं जहां पे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर दी और आप ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं। बट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और खास तौर से जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन गेम जो है ये काफी रिस्की है, और ये प्रोफेशनल्स इसमें काफी इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए आपके पास टूल होना चाहिए। अगर आपके पास टूल नहीं है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है। इसमें दो मेनली रिक्वायर्ड टूल चाहिए। एक तो आपको चार्ट्स एनालिसिस के लिए कोई ना कोई आप देख सकते हैं, जैसे उसमें मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, फैल्कन एक सॉफ्टवेयर है, फैल्कन आप देख सकते हैं, जहाँ पे चार्टिंग वगैरह आती है। अच्छा प्लेटफॉर्म है फैल्कन, जिसमें कई सारे फिल्टर्स भी हैं जो आप स्कैनिंग कर सकते हैं। हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। और दूसरा डेटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन डेटा के लिए आप मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहां से आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिले वो सॉफ्टवेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएमसी का आप चाहें तो एसएमसी ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा आता है, तो वो जो डेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा डेटा आपको मिलता है। अब यहाँ पे जैसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज की मैं बात कर रहा था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। हो सकता है वो वीवैप के नाम से ना मिले, बट आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस के नाम से मिल सकता है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस के नाम से आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलता है। एसएमसी का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ओडियन, जो हम लोग ओडियन यूज करते हैं, वहां पे हमें वीवैप करीब करीब मोस्ट एग्जैक्ट आपको मैच नहीं होगा, बट एटीपी जो ओडियन में आता है, अगर आपके पास ओडियन प्लेटफॉर्म है, तो ओडियन में जो एटीपी आती है वो वीवैप से करीब करीब मैच कर जाएगी। तो ये एक रास्ता मैंने बताया कि आप वीवैप कहाँ से देख सकते हैं। और ओडियन पे आपको वीवैप की वैल्यू मिलती है, बट अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो वो एटीपी की ग्राफ अगर आपको कहीं से मिले तो आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं वीवैप की, और पहले ये समझ लेते हैं कि वीवैप क्या होता है और वीवैप क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभी मैं कुछ एग्जांपल, जैसे आज 9 तारीख है और आज हम लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, और हम अभी बैक टेस्ट भी करेंगे लास्ट 5-7 दिनों को कि क्या हम इस रूल को फॉलो कर रहे होते तो हमें प्रॉफिट होता या नहीं होता। तो अब देखिए ये 11 बजे तक, जैसे मैंने बोला कि हमें करीब करीब 11 बजे तक का डेटा को एनालाइज करना है कि पीसीआर का डेटा क्या बन रहा है। तो अगर आप आज का डेटा देखेंगे तो खुलने के बाद सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा वीवैप की स्क्रीन आपको दिख रही है? इफ यस देन प्लीज राइट ऑन द चैट रूम। ओके, ठीक है, बड़े ध्यान से इसे हम समझेंगे। 11 बजे तक ये मेरा डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गया। डेटा ऑब्जर्वेशन, हम इसमें डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पीरियड में। 11 बजे के बाद हमें ट्रेड डिसीजन लेना है, और हमें ध्यान रखना है कि वीवैप कहाँ पे है। वीवैप, अब वीवैप क्या होता है? वीवैप स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज और प्राइस। वीवैप क्या होता है? वी फॉर वॉल्यूम, डब्ल्यू फॉर वेटेड एवरेज और प्राइस।
जो भी वॉल्यूम्स हो रहे हैं इस प्राइस मूवमेंट में, जो भी वॉल्यूम हो रहे हैं उनका अपना प्राइस है, और उनका वेटेड एवरेज प्राइस हमें वीवैप देता है। अब जैसे मान लीजिए इस लेवल पे किसी ट्रेडर ने 2000 निफ्टी का ट्रेड किया, 2000 निफ्टी का ट्रेड किया, और इस लेवल पे मान लीजिए मैंने 100 निफ्टी का ट्रेड किया। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज में क्या होता है, बड़े वाले को ज्यादा वेटेज देगा, छोटे वाले को कम वेटेज देगा, क्योंकि भाई जो जिसके पास ज्यादा कैपिटल है हमें उसको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, जिसके पास कम कैपिटल है उसकी वेटेज बाय ऑब्वियस मार्केट में कम होगी। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या करता है कि पैसे वाले को, यानी जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और जो कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं उनको कम इंपॉर्टेंस देता है। अगर हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो मूविंग एवरेज क्या करता है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। भाई अगर मैं 100 एक लॉट ट्रेड कर रहा हूं तो भी मेरी इज्जत उतनी है जितनी की अगर मैं 1000 लॉट ट्रेड कर रहा हूं। तो जो प्राइस में कैलकुलेशन है, मूविंग एवरेज ये बोलता है कि मेरे लिए एक लॉट ट्रेड करने वाला और 1000 ट्रेड करने वाला दोनों बराबर है। बट अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें, डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखें, तो ये सही नहीं है। भाई जो 1000 लॉट ट्रेड कर रहा है उसके पास कैपिटल ज्यादा है, उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसके पास करेज ज्यादा है मार्केट में, उसके पास रिस्क मैनेजमेंट टूल्स ज्यादा है, इसलिए वो 1000 लॉट 2000 लॉट ट्रेड कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि उसे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कंपेयर टू जो एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। टू कैलकुलेट द एवरेज, जो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए वीवैप ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज यूज कर लें या वेटेड मूविंग एवरेज यूज कर लें, उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिलायबल टूल जो मुझे मिला रिसर्च के बाद वो वीवैप दिखा। और वीवैप क्योंकि इसे हर दिन हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ऐसा लेवल है जहां से प्राइस एक्शन रिएक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन इस लेवल से रिएक्ट करेगी, और ये हम लोग लाइव में कई बार हम लोगों ने देखा भी है और इसके ऊपर ट्रेड भी लिया है और हमें सक्सेस भी मिली है। तो अब जैसे आज का दिन अगर आप हमें देखें तो देखिए ये आज तो खैर वॉलेटिलिटी काफी थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो मार्केट में ये वीवैप है 11 बजे के बाद, और ये वीवैप जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं दिस इज अ वीवैप, और ये जो येलोइश लाइन देख रहे हैं ये टिक बाय टिक, ये प्राइस एक्शन है। मैं आपको टिक बाय टिक चार्ट से दिखाने की एक बार कोशिश कर रहा हूं सो दैट एक समझ में आए। बेसिकली हमें ये देखना है कि जो वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आने के बाद एक रिजेक्शन चाहिए। मतलब अब यहां पे आप देखेंगे तो कोई रिजेक्शन नहीं है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया और वापस ये रिएक्ट किया। तो वीवैप के आसपास हमें क्या चाहिए, रिजेक्शन। मैं कई बार टेलीग्राम चैनल पे ये लिखता हूं कि देयर इज रिजेक्शन नियर वीवैप। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास आया तो कंफर्मेशन के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो देखना होगा ना कि वहां से रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो वीवैप को क्रॉस कर जाएगा, तो हमें वेट करना चाहिए। तो जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो हमें पता है कि वो एक तरीके से रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और हमें यह भी पता है कि आज का डेटा नेगेटिव है, हमें पुट ऑप्शन लेना है, बट हमें टाइमिंग करनी है कि हमें किस समय लेना है। ये सबसे चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे ऑप्शन बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें ये देखना है कि किस लेवल पे हमें रिजेक्शन मिल रहा है। अब आप देखिए यहां से ऊपर जाके यहाँ पे अगर आप कैंडल स्टिक देखेंगे तो ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी होगी। अगर आप ये देखें तो ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, ये ग्रीन बनी होगी, और उसके बाद ये गिरने में ये एक रेड कैंडल बनी होगी। तो एक तरीके से रिजेक्शन कैंडल बनी, और वीवैप के नीचे जैसे ही प्राइस ट्रेड होने लगे यहां पे हमें क्या लेना है, यहां पे हमें पुट ऑप्शन लेना चाहिए। अब आज के दिन में आप देखेंगे जो ये जो लेवल है, ये लेवल कितना था इस समय जब मार्केट इस लेवल पर ट्रेड कर रही थी, तो ये लेवल आप देखेंगे तो करीब 24,102 के आसपास होगा ये लेवल। और यहां पे अगर हम पुट ऑप्शन लिए होते तो मार्केट नीचे कहां तक गई, 23,094 तक। ये करीब करीब 100 पॉइंट का आपको फॉल मिला, 100 पॉइंट का ये फॉल मिला। और इसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते तो आपका डिजायर्ड जो टारगेट है, अगर आप एट द मनी कर रहे होते तो आपको 30-35 पॉइंट मिल रहे होते, आप आउट ऑफ मनी कर रहे होते तो आपको करीब 25-30 पॉइंट मिल रहे होते। अब आज क्या है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा थे, तो हम लोग भी हेज ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे, नेकेड ऑप्शंस नहीं कर रहे थे। बट अगर आप नॉर्मल मार्केट होती है
तो नेकेड ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पे डेल्टा के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब हमारी गलती क्या होती है, ऑप्शंस में कभी भी हमें ब्रेकडाउन पे या वीवैप से अगर प्राइस दूर है तो कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ऑप्शंस में अगर वीवैप से दूर है प्राइस तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये इस लेवल पे अगर किसी ऑप्शन बायर ने अगर ऑप्शन खरीदा होगा तो ये उसको ऑप्शन में आज लॉस हुआ होगा, क्योंकि यहां से प्राइस में रिकवरी मिली। अब सेकंड एक और देखिए अपॉर्चुनिटी, यहां से बाउंस होकर के, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 पॉइंट वीवैप से दूर हो गई थी तो मार्केट ने बाउंस किया। ये देखिए यहां पे एक बाउंस करके वापस वीवैप के आसपास आया और रिजेक्ट कर दिया प्राइस। फिर ये देखिए यहां पे एक बार फिर वीवैप के आसपास आया प्राइस और रिजेक्ट कर दिया, और ये 50-60 पॉइंट का फॉल आया और फिर फोर्थ अटेम्प्ट में प्राइस क्लोज्ड एट द रेट वीवैप। तो इसमें लर्निंग हमारी क्या है, आप नोट कर लें, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है लर्निंग, एक तो हमें वीवैप के एक डेटा हमें देख लेना है 11 बजे तक क्या डेटा बन गया। डेटा अगर हमें ये बन गया कि नहीं हमें पुट ऑप्शन लेना है, तो प्राइस जब वीवैप के आसपास आए तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड हमें लेना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, चाहे पूरा दिन निकल जाए। अगर वीवैप के आसपास प्राइस है तभी हम ऑप्शन में ट्रेड लेंगे एज अ बायर, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और ये आप मान के चलो ये आपको देगा वीवैप पे हर दिन ट्रेड देगा। आउट ऑफ 22 ट्रेडिंग सेशन आप मान के चलें कि 16-17 ट्रेडिंग सेशन आपको वीवैप पे ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है, हमें ट्रेड लेना है कहां पे, वीवैप पे ट्रेड लेना है। दूसरी बात, अगर प्राइस वीवैप से दूर चली गई तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि प्राइस का जो नेचर है वो वापस वो वीवैप के आसपास आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वीवैप के आसपास आएगा, फिर नीचे जाएगा। अगर डेटा नेगेटिव है तो यानी वीवैप विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन, और हमें ध्यान रखना है कि वीवैप पे रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं। सिंपल, इतने से इतना देख करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी को 33% से 67% तक ला सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाए, विच इज अ इम्पॉसिबल टास्क इन ऑप्शन। आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो 67, 68, 70% से ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में बाइंग में बन नहीं सकती। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तब भी हम गेम को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें वीवैप पे ही ट्रेड लेना है। अब इसको लास्ट 4-5 दिन एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं कि अगर हम ये रूल को फॉलो कर रहे होते तो लास्ट 5-6 दिन में हमें प्रॉफिट मिलता कि नहीं मिलता। अब आज हम 9 तारीख को जब हम लोगों ने एनालाइज किया, तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इस रूल को फॉलो कर रहे होते तो एक तो हम कॉल ऑप्शन नहीं लेते तो हमारा वहां लॉस बचता, दूसरा हम अगर राइट टाइम पे ऑप्शन में एंट्री करते तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन में प्रॉफिट मिलता है इसमें, करेक्ट। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इस डेटा के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता। अब हम नेक्स्ट 4-5 दिनों को बैक टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से, ताकि और हम एग्जाम्पल्स के साथ जब समझेंगे तो और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से ये डेटा काम कर सकता है। अभी चलते हैं हम 8 तारीख को, और एक बार जो डेटा है मार्केट का, क्या डेटा किस दिन था वो मैं आपको दिखा दूं, और ये डेटा मैंने कैसे लिया है ये भी बता दूं। अभी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं और ये मैंने कुछ डेटा नोट डाउन किए हैं। 9 मई को, जैसे आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पीसीआर का डेटा सुबह से ही नेगेटिव था। आज के दिन पीसीआर का डेटा सुबह से ही नेगेटिव था, तो हमें क्या करना था, हमें पुट लेना था। 8 मई, 8 मई कल एक्सपायरी था और सुबह से ही डेटा क्या था, नेगेटिव था, तो हमें क्या ट्रेड करना था, पुट लेना था। अब ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको बैक टेस्टिंग में ये हेल्प मिलेगी। या इसे आप नोट डाउन कर लें। तो 8 मई को डेटा क्या था, नेगेटिव था सुबह से ही, तो हमने पुट लेना था। 7 मई को डेटा पॉजिटिव था तो हमें कॉल पे फोकस करना था। और ये जो मैं डेटा की बात कर रहा हूं, ये
11 बजे क्या डेटा बन रहा है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं कि मार्केट में 9:15 पे मार्केट खुली और 11 बजे मेरे हिसाब से हम मान लेंगे कि मेरा डेटा की क्लोजिंग हो गई, जो भी डेटा है। तो 11 बजे जो भी डेटा बन रहा है उसको 11 से 11:30 के बीच में जो भी डेटा बना उसको मैंने नोट डाउन कर दिया कि ये डेटा बना है, तो मुझे क्या ट्रेड लेना है। यानी आपको क्या करना है, 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद आपको 11 बजे नोट डाउन, 11 11:30 के बीच में नोट डाउन कर लेना है कि आज मुझे क्या ट्रेड करना है। तो 9 तारीख को मैंने नोट डाउन किया कि डेटा ऐसा बना है, तो मुझे आज के दिन में किस पे फोकस करना है, पुट पे करना है, कॉल पे फोकस नहीं करना है। तो मैंने अपनी स्क्रीन से कॉल हटा दी और अपने स्क्रीन पे खाली पुट ऑप्शन रखी, और चार्ट्स भी जो रखा वो खाली पुट ऑप्शन का रखा, कॉल ऑप्शन का नहीं रखा, क्योंकि डेटा नेगेटिव है तो हमें कॉल को देखने की जरूरत ही नहीं है एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलर 8 मई को ऐसे ही हम करेंगे कि डेटा देख लेंगे 9:15 से 11:30 के बीच में, और उसका जो आउटपुट आया इम्बैलेंस का कि आज मुझे क्या करना है, तो हमें रास्ता समझ में आ गया कि आज हमें पुट के रास्ते पे चलना है, कॉल के रास्ते पे नहीं चलना है। कॉल के रास्ते पे चलने पे खतरा है, पुट के रास्ते पे चलने पे प्रॉफिट है। तो 8 तारीख को पुट लेना है। अब 7 को क्या करना है, डेटा पॉजिटिव है तो हमें कॉल लेना है। 6 तारीख को डेटा नेगेटिव है तो हमें पुट लेना है। 5 को पॉजिटिव है तो कॉल लेना है, और 2 को नेगेटिव है तो पुट लेना है। ये सारा डेटा मैंने नोट डाउन किया। अब आप पूछोगे ये डेटा आपने कहां से नोट डाउन किया, कहां से ये डेटा आपको मिला। तो उसका सोर्स क्या है, ये सोर्स मैं अभी दिखा देता हूं कि ये डेटा जो मैंने अभी नोट डाउन किया ये कहां से किया है, और आप लोग भी ये डेटा देख सकते हैं। देखिए ये डेटा मैंने नोट डाउन किया है। एक एसएमसी का एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें करीब 16,620 सब्सक्राइबर हैं। इसमें से कई जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो भी होंगे। करीब आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,620 मेंबर्स हैं। और इस चैनल में जो भी पीसीआर का डेटा होता है वो हम फ्लैश करते हैं हर 15 मिनट पे। यानी जो भी टेलीग्राम सब्सक्राइबर हमारे होते हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और कई सारे और पुराने सब्सक्राइबर भी जो ऑलरेडी एडेड हैं। तो जो भी डेटा, जैसे 9th में का आप डेटा देख सकते हैं, 9th में का डेटा है तो इसमें हिस्टोरिकली प्रीवियस 2 साल का पूरा डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, जैसे 8th 9th का हो गया। फिर आप हिस्टोरिकली 8th का 7th का सारा हर 15-15 मिनट पे हम डेटा यहाँ पे फ्लैश करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस डेटा में जाना चाहेंगे तो आपको सारा का सारा डेटा 8th 8th में, 7th में, 6th में, अप्रैल का, फिर आप मार्च का पूरा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो भी डेटा जैसे बन रहे हैं, जैसे ये देखिए ये 8 मई का डेटा है और ये निफ्टी का डेटा है। तो निफ्टी का पीसीआर आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, ये पीसीआर निफ्टी का आप देख पा रहे हैं पीसीआर, ये देखिए पीसीआर का कॉलम है, ये नेगेटिव पीसीआर दिख रहा है, ये 8 तारीख का डेटा है। तो इसी तरीके से मैंने हिस्ट्री में जाकर के ये डेटा को नोट डाउन किया है कि किस दिन क्या डेटा बन रहा था। जैसे इस तरीके से 8 है, 7 है, 6 है, 5 है और 2 तारीख है, तो वो सारा, जैसे हम 7 तारीख का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेटा बन रहा है। तो ये सारा मैंने वहां पे नोट डाउन किया है, जो मैंने आपको समरी में दिखाया। अगर आप इस चैनल में हैं तो आप ये डेटा बैक टेस्ट कर सकते हैं और पुराने डेटा में जाकर के देख सकते हैं, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसी को 5-6 दिन को बैक टेस्ट करते हैं और समझते हैं उस डेटा के हिसाब से कि किस तरीके से हम। अब जैसे ये डेटा देखिए आ गया 8 तारीख का। 8 तारीख का डेटा क्या था, 8 तारीख का डेटा हम लोगों ने अभी देखा था, नेगेटिव डेटा था, पीसीआर का डेटा नेगेटिव था। तो एज अ रूल 11 बज गए, एज अ रूल 11 बज गए और 11 बजे तक हमने डेटा को ऑब्जर्व किया।
9:15 से 11 तक डेटा ऑब्जर्व किया, और वो डेटा ऑब्जर्व करने के बाद हमें मिला कि हमें पुट लेना है। जो मैंने अभी लिखा था और आपको जो डेटा दिखाया उसमें आउटपुट ये निकला कि हमें पुट लेना है, क्योंकि पुट इसलिए लेना है पीसीआर इज लेस देन 1, और डेटा का जो इम्बैलेंस है वो वजन कॉल की तरफ ज्यादा है। अब ये वीवैप के आसपास मार्केट ट्रेड हो रही थी। ये एक्सपायरी वाले दिन, कल की बात है, कल 8 तारीख थी और आज हम लोग 9 तारीख को बात कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, और 8 मई की ये डेटा है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट मार्केट साइडवेज था, यानी कि 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 11 से 1 के बीच में आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, एकदम साइडवेज लाइन में ट्रेड हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू टूट रही है। बट पीसीआर का जो डेटा था वो अगर आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस डाउन, यानी कि नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा था। तो एज अ ऑप्शन बायर, अगर मुझे प्राइस वीवैप के आसपास मिल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे पुट ऑप्शन लेना चाहिए था। हम इस मॉडल को बैक टेस्ट कर रहे हैं, पुट ऑप्शन लेना चाहिए था, क्योंकि 9 से 11 के बीच में जो डेटा दिखा है वो नेगेटिव डेटा दिखा है। यानी कि अगर हम इस लेवल पे पुट ऑप्शन लेते तो हमें कल के दिन में यहां से अगर आप देखेंगे तो 472 के आसपास थी और मार्केट क्लोज हुई है करीब 24,200। तो ये फॉल हमें मिला, आप ये मान के चलें कि 300 पॉइंट का निफ्टी में ये एक फॉल मिला, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर 300 पॉइंट का फॉल, वैसे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट मिलते ही जनरली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट अगर आप इसे देखें तो हमें एक अच्छा साइजेबल डाउन मूव मिला, जो कल एक्सपायरी वाले दिन हम लोगों ने लास्ट में प्रॉफिट एक लिया था, और इस रेंज में कहीं आसपास पुट ऑप्शन हम लोगों ने खरीदा था, जिसमें लास्ट में प्रॉफिट मिला। इस लेवल के आसपास हम लोगों ने कल पुट ऑप्शन ली थी एक्सपायरी वाले दिन, जो जिसमें हमें प्रॉफिट मिला। बट इस लेवल पे रूल के हिसाब से हमें 11 से 1 के बीच में पुट ऑप्शन लेना था, और किसी भी कंडीशन में कॉल ऑप्शन लेने का कोई भी सिचुएशन नहीं थी। अब यहाँ पे जैसे हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और टारगेट जनरली क्या रखना चाहिए, क्योंकि हम ये अभी तक ये समझ लिए कि हमें 11 11:30 तक ट्रेड को ऑब्जर्व करना है। दूसरा, हम लोगों ने ये समझ लिया कि एंट्री कब लेना है, पीसीआर के हिसाब से ट्रेड करना है, और एंट्री कब लेना है। तीसरा अब आता है कि स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा सिंपल तरीके से मैं एक रूल देता हूं, जो बड़ा सिंपल स्टॉप लॉस है। जैसे मान लीजिए ये जो वीवैप का लेवल है, ये मान लीजिए अगर चल रहा है फॉर एग्जांपल 24,450, ये वीवैप का लेवल चल रहा है, वीवैप। अभी हम ये समझ रहे हैं कि स्टॉप लॉस हमें क्या रखना चाहिए। एज्यूमिंग कि आपने ट्रेड वीवैप के आसपास लिया है, अगर आप वीवैप के आसपास ट्रेड ले रहे हो तो जो वीवैप का लेवल है प्लस 50 पॉइंट, अगर हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं, यानी 24,450 अगर वीवैप चल रही है तो आपका स्टॉप लॉस होगा कितना? 24,500 फ्यूचर लेवल, यानी कि 50 पॉइंट वीवैप लेवल से। यानी कि अगर आपका ट्रेड वीवैप लेवल पे आपने इनिशिएट किया है और वहां से 50 पॉइंट रिवर्स चला जाए निफ्टी फ्यूचर्स, तो आपको स्टॉप लॉस काट लेना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्ट पैटर्न्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेटा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। अब आप एट द मनी में अगर काम कर रहे होंगे, यानी कि अगर आप एट द मनी लिए होंगे तो 0.5 डेल्टा है तो आपको 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। आप अगर 0.3 डेल्टा पे काम कर रहे होंगे आउट ऑफ मनी, तो 50 पॉइंट में आपको 15 पॉइंट का लॉस लगेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक सिलेक्शन, आपको मैक्सिमम लॉस, अगर आप एट द मनी में कर रहे हैं तो 25-30 पॉइंट का हो सकता है, अगर आप आउट ऑफ मनी में कर रहे हैं जिसका डेल्टा 0.3 है तो आपको 15 से 20 पॉइंट का हो सकता है, सब्जेक्ट टू कि आप ट्रेड वीवैप के आसपास, वीवैप के क्लोजर एंट्री कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने ट्रेड, वीवैप है 24,450 और मैंने ट्रेड एंट्री कर ली 24,440 पे, यानी वीवैप से 10 पॉइंट पहले ही मैंने एंट्री कर ली ट्रेड। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 60 पॉइंट का हो जाएगा, क्योंकि वीवैप से 50 पॉइंट ऊपर तो आपका एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और 10 रुपया अर्ली हम एंट्री कर रहे हैं, या मुझे वीवैप उस लेवल पे नहीं गया, अर्ली रिजेक्शन मिल गई,
तो हम अर्ली एंट्री कर लिए, तो आपको उतना पॉइंट का बेनिफिट और डाउट देना पड़ेगा। तो उस केस में हम जनरली क्या करते हैं, हम एट द मनी की जगह आउट ऑफ मनी में ट्रेड कर लेते हैं, जिसका डेल्टा 0.3 है, 0.25 है, ताकि मुझे एक स्पेस मिल जाए कि अगर मैं वीवैप के आसपास की जगह और सपोज कीजिए वीवैप पे ट्रेड नहीं ले रहा हूं, वीवैप से अर्ली एंट्री कर रहा हूं, तो मैं एट द मनी में करूंगा तो मुझे ज्यादा पॉइंट्स लॉस लग सकता है। तो उस स्पेस को मैनेज करने के लिए हम अपने स्ट्राइक्स को एडजस्ट कर लेते हैं, सो दैट कि हम उस स्पेस को मैनेज कर पाए। क्लियर? तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको वीवैप से 50 पॉइंट फ्यूचर का रखना है, और सब्जेक्ट टू आप एंट्री वीवैप पे कर रहे हैं। आप वीवैप से 20 पॉइंट दूर एंट्री पहले एंट्री कर लेंगे तो आपका 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। वीवैप से आप 30 पॉइंट दूर एंट्री करेंगे तो आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वो आपके लिए रिस्की हो जाती है। तो स्टॉप लॉस मेरा क्लियर हो गया कि मुझे कहां पे रखना है। अब आता है आपका टारगेट। तो टारगेट आपको जनरली वीवैप से मार्केट अगर 60 70 80 90 पॉइंट दूर चली गई तो नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर वीवैप से दूर चली जाती है 70 80 पॉइंट, तो प्राइस वापस से रिट्रेस करने की कोशिश करती है, और जिसमें हमारा प्रॉफिट चला जाता है। तो एट द मनी में ट्रेड कर रहे हैं तो 30 35 पॉइंट का प्रॉफिट, और आउट ऑफ मनी में कर रहे हैं तो आपका 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम जनरली 1:1 रेशियो की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ट्रेड में 1:1 रेशियो का ही प्रॉफिट मिले इंट्राडे में, बट आपका हिट रेशियो अगर 60% तक आ जाता है तो आप नेट में प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि आपका हिट रेशियो बेहतर है। आप प्रॉफिट जरूर 1:1 का बुक कर रहे हैं इंट्राडे में, बट अगर आपका हिट रेशियो 60% है तो उस केस में आप अपने ट्रेड में नेट नेट प्रॉफिटेबल चले जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया एंट्री का रूल। अभी तक हम लोगों ने 2 दिन बैक टेस्ट किया, 8 तारीख को और 9 तारीख को, और दोनों दिन अगर हम इस रूल पे ट्रेड कर रहे होते तो हम प्रॉफिट बुक करे होते। अब हम आते हैं 7 तारीख को, और 7 तारीख को डेटा अगर आपको ध्यान हो, जो सीट अभी मैंने दिखाई थी, जो समरी सीट थी, वहां पे पॉजिटिव डेटा हमने लिखा था कि डेटा पॉजिटिव है। वो डेटा कहां से लिया था? पीसीआर का जो चैनल है जहां पे 16,000 मेंबर्स है, वो आप डेटा देख सकते हैं अगर आप उस चैनल में हैं तो। और वो चैनल जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल के जो प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वो चैनल का एक्सेस फ्री होता है। तो अब हम 7 तारीख का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, और वहां पे 2 साल का हिस्टोरिकल डेटा है, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। 7 तारीख को 11 बज गए और डेटा क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम यहां तक एनालाइज करेंगे तो डेटा पॉजिटिव है, तो मुझे क्या लेना है? क्लियर आउटपुट आ गया कि मुझे कॉल लेना है। करेक्ट, कॉल लेना है। तो मैंने अपनी स्क्रीन से क्या किया? पुट को हटा दिया, कॉल को रखा, कॉल को फोकस करना है। किस लेवल पे लेना है? तो आपको वीवैप पे रिजेक्शन मिले तो लेना है, ये एक पॉइंट हो गया, क्योंकि यहां पे वीवैप से रिजेक्शन है। फिर सेकंड पॉइंट आपका एंट्री का ये बनेगा, और फिर थर्ड पॉइंट एंट्री का ये बनेगा। तो 7 तारीख को अगर देखा जाए तो मार्केट में वीवैप पे आ रही थी प्राइस, थोड़ा बाउंस हो रहा था, ये भी बाउंस देखेंगे तो 40-50 पॉइंट का बाउंस था, बट बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिल रहा था, मार्केट साइडवेज थी, और फाइनली क्लोजिंग वीवैप के ऊपर ही हुई। बट ये जरूर था कि जो पुट बायर थे उनको तो पक्का लॉस हुआ होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो नेचर था वो वीवैप से बाउंस, वीवैप से बाउंस, वीवैप से बाउंस वाला नेचर हमें दिख रहा है। तो अगर पुट बायर था तो उसको लॉस हुआ होगा, और कॉल बायर को हो सकता है अगर हम प्रॉफिट बुक कर पाए तो थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा, नहीं तो फ्लैट भाव भाव या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हम निकले होंगे। और अगर प्रॉफिट हम बुक कर पाए होंगे तो इस मूव में थोड़ा प्रॉफिट आपको मिला होगा, क्योंकि ये भी मूव अगर आप देखेंगे तो 420 से लेके 490 तक की मूव थी, तो ये कम से कम 70 पॉइंट की मूव, ये वाली 70 पॉइंट की मूव थी। तो ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑब्वियसली अगर 70 पॉइंट मूव हुआ तो अगर आपकी टाइमिंग ठीक है तो 20-25 पॉइंट तो प्रॉफिट यहां पे बुक किया जा सकता था। तो अभी तक हम लोगों ने 3 दिन बैक टेस्ट किया, और मैं आपको 3 दिन और दिखाऊंगा ताकि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो सके कि ये मेथड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये वाकई में वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जिसे आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कुछ हिस्टोरिकली बैक टेस्ट किया है, ये मैं लाइव ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। इसमें ध्यान आपको खाली एंट्री का रखना है कि आप वीवेब के रिजेक्शन पे एंट्री करें, और जो डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब हम ये अगर 7 तारीख को भी अब ऑलरेडी हम बैक टेस्ट कर चुके हैं, और अब हम आते हैं
फटाफट 6 तारीख को देख लेते हैं डेटा, 6 ट्यूसडे। और अभी ये पूरे पीरियड में हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है। और अगर आपको 6 का डेटा याद है, अगर आपने नोट किया होगा, तो 6 का डेटा नेगेटिव था। मैं फिर से आपको अगर दिखा दूं तो 6 का डेटा अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से हम देख सकते हैं 6 का डेटा क्या था। जो प्रेजेंटेशन है उसमें अगर आपने ये कुछ 6 का डेटा, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। अगर आप देखें तो 6 का डेटा क्या था, 6 का डेटा नेगेटिव था, 5 का डेटा पॉजिटिव था और 2 का डेटा नेगेटिव था। तो ये फिर से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये मैंने डेटा कहां से लिया है, पीसीआर का जो चैनल है वहां पे डेटा अवेलेबल है, आप जाकर के डेटा लेकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब वापस से हम बैक टेस्टिंग में चलते हैं अपने, और 6 तारीख के डेटा को एनालाइज करते हैं। और 6 तारीख को आप देख सकते हैं ये सिमिलर डेटा के बेसिस पे एज अ रूल हम क्या करेंगे, 11 बजे तक हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं और हमें कोई ट्रेड, और 11 बजे डेटा देख करके आउटपुट क्या आया, डेटा देख के आउटपुट आया कि मुझे क्या लेना है, मुझे पुट लेना है। डेटा देख के आउटपुट क्या आया, मुझे पुट लेना है। अब पुट किस लेवल पे लेना है आपको एक मौका ये मिला जहां पे मार्केट में रिजेक्शन आई। अब मैं मानता हूं, हो सकता है ये 10-15 पॉइंट दूर था, छूट भी सकती है। अगर हम एग्रेसिव हैं, हम तैयार हैं कि हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं 60 पॉइंट्स का निफ्टी फ्यूचर्स में, तो हम यहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। दूसरा रिजेक्शन ये आया जो करीब करीब वीवैप को टच करके मार्केट गिरी, और ये 2 बजे आया। तो अगर हम यहां पे ट्रेड ले रहे होते तो ये करीब करीब 120 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहां पे मिला निफ्टी में, जो आपको ऑप्शन में 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दे करके जाता। तो ये भी एकदम आप देखेंगे तो 6 तारीख को भी एकदम फटाफट बहुत बढ़िया चला ये। और जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं ये मेथड काम किया 6 को भी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख और 6 तारीख 4 दिन देखा, चारों दिन में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसमें मिला। यानी कि लास्ट 4 डेज में हिट रेशियो आया 100%। अब हम 5 तारीख को और 2 तारीख को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन में चलेंगे। आप मतलब अगर मेरा एक्सपीरियंस को आप सीखना चाहते हैं, और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है। आप इसे यूज करके देखें, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब देखिए 5 तारीख को डेटा पॉजिटिव था, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस नोट किया, 5 को डेटा पॉजिटिव था। और क्योंकि मार्केट हर दिन डेटा, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, ऐसा डेटा चल रहा है, तो इंट्राडे में हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना है। अब सिंपल रूल आपने देख लिया, 11 बजे तक हमें कुछ नहीं करना है, डेटा का आउटपुट निकालना है। डेटा का आउटपुट बोलता है मुझे कॉल लेना है, तो मुझे कॉल कहाँ पे लेना है। अब ये देखिए ये वीवैप के नीचे रिजेक्शन नहीं मिला, यहाँ पे ये रिजेक्शन मिला, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करते, यहाँ पे हम बाय करते कॉल ऑप्शन। और उसके बाद मार्केट साइडवेज साइडवेज रही, यहाँ तक गई, ये एक बाउंस मिला, फिर नीचे आ गई, फिर बाउंस मिला, फिर नीचे आ गई। तो कोई खास मूवमेंट 5 तारीख को नहीं मिला, साइडवेज मार्केट रही, ऑप्शंस की टाइम वैल्यू डिके हुई। बट अगर मैं पुट ऑप्शन लिया होता इस दिन कॉल की जगह, तो मुझे फॉर श्योर ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है आप देखेंगे ये वीवैप के ऊपर हुई है। बट अगर पुट ऑप्शन लिया होता तो मुझे फॉर श्योर लॉस होता। बट अगर मैं कॉल ऑप्शन लिया होता तो क्या होता इस दिन, आइदर थोड़ा प्रॉफिट में, या भाव भाव, या नो प्रॉफिट नो लॉस, या हो सकता है टाइम वैल्यू के कारण छोटा मोटा लॉस भी हो रहा होता। तो कॉल ऑप्शन में मैं फ्लैट निकल पाता। तो 5 तारीख को डेटा पॉजिटिव था, बट ये साइडवेज मूवमेंट रही। अब यहाँ पे ये भी देखना होगा डेटा में इंबैलेंस कितना था। जैसे मैंने बात किया था कि अगर इंबैलेंस बहुत ज्यादा नहीं है, पीसीआर रेशियो क्लोजर टू 1 है, तो ये साइडवेज बताएगा, और अगर इंबैलेंस है तो ये ट्रेंडिंग बताएगा। अब एक और फटाफट हम लास्ट टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि इसे हम कैसे यूज करना है। 2 तारीख को एक लास्ट हम देखते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। अब 2 तारीख को अगर आपको डेटा ध्यान हो तो डेटा नेगेटिव था। वो डेटा मैंने कहां से लिया, पीसीआर चैनल से लिया। हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, आप भी चाहें तो प्रीवियस 2 साल का बैक टेस्ट कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी 16,000 से ज्यादा हमारे पास मेंबर्स हैं जो देख रहे हैं उसको। तो मैं इसलिए ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि डेटा मैनिपुलेटेड है या डेटा मैंने अपने हिसाब से बनाया है।
या डेटा जो है सो है, वही मैंने नोट डाउन किया है। अभी मैं 6 दिन बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूं। आप चाहो तो घर बैठे जब आपको टाइम मिले तो आप प्रीवियस 2 साल को भी बैक टेस्ट करके इसकी एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है। अब सिंपल उसी तरीके से 11 बज गए, डेटा मैंने देख लिया। डेटा का आउटपुट क्या निकला जी? डेटा का आउटपुट निकला कि मुझे पुट लेना है, तो स्क्रीन से कॉल को हटा दिया, स्क्रीन में पुट को रख लिया। अब ट्रेड पे वेट करना, यही तो ये पेशेंस है। ये गिर रहा है, लग रहा है अरे गिरे जा रहा है, ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं, मार्केट एक मौका देगा। और आपने देखा यहां पे हमें एक मौका मिला और वहां से फिर मार्केट ने ये बायर को पैसा दिया। सेकेंड ये मूव बाउंस आया, बट ये एंट्री पॉइंट नहीं था क्योंकि वीवेब से ज्यादा दूर था, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा था। बट ये आपका राइट एंट्री पॉइंट था जहां पे आपको पैसा मिला। तो देखिए इसमें ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस लेवल। ट्रेड आपको मिलेगा, हो सकता है 2 बजे मिले, हो सकता है 2:30 बजे मिले, हो सकता है 2:45 बजे मिले, बट ट्रेड जनरली आपको मिलेगा वीवेब के आसपास। हमें वेट करना है कि वीवेब के आसपास आती है तभी एंट्री करनी है। अगर आप एंट्री कर लोगे तो वो आपको गलत एंट्री होने के कारण M2M आ जाएगा, पैनिक में पोजीशन कट जाएगी। जैसे लॉस में आएगी ऑप्शन, हम पैनिक में काट देंगे। वीवैप के आसपास बाउंस करेगा तो हमारी पोजीशन कट जाएगी। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन में ट्रेड हमें तभी करें जब हमें वीवैप पे मिले, नहीं मिले तो ट्रेड नहीं करें। तो अभी देखिए हम लोगों ने 6-7 दिन टेस्ट किया। अब इन 6-7 दिनों में करीब 5 और 6 दिन टेस्ट किया, तो 6 के 6 दिन आप देखेंगे आपको प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो ऑप्शन बायर है जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% होती है, तो क्या हम इस मेथड को यूज करके अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें इसमें रूल्स को फॉलो करना है कि 11:30 बजे के बाद ट्रेड लेना है, उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उस इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना है और वीवैप पे एंट्री करनी है जब रिजेक्शन हो, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आपका वीवैप से 50 पॉइंट का ही बनता है। अगर आप वीवैप से दूर कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस को एडजस्ट करो और आप स्ट्राइक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और आपका टारगेट 25-30 पॉइंट का बनता है। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आप पूरे महीने नेट में प्रॉफिटेबल निकलेंगे, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये सिंपल रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, और ये सारे रूल्स जो मैंने लाइव मार्केट से वो सब आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे कल से, परसों से, जब से आप मार्केट में देखना चालू करें, आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शुरू में चाहो तो आप एक लॉट से कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क लगता है तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको लगे प्रॉफिटेबल है तो आप अपनी पोजीशन साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ओवर लिवरेजिंग करना रिस्की है। कोई भी देखिए इंडिकेटर है, उसका टाइमिंग होती है। हर समय हर मार्केट में वो इंडिकेटर नहीं चलेगा। बट ये है कि पूरे साल में अगर ये इंडिकेटर मेरा से 9 महीने भी अगर अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो नेट में हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। हो सकता है आपको जैसे महीने में 4 वीक होते हैं तो एक आध हफ्ते परफॉर्मेंस खराब भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। बट ये है कि महीने में 4 वीक में 3 हफ्ते अगर आपको प्रॉफिट दे दिया तो आपका काम बन जाएगा। तो आप इस इंडिकेटर को अगर अच्छे से समझ गए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.